एंट्रोपी का मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। और डिग्री ऑफ रेंडमनेस में क्या कहा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस था कि अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालें सिस्टम की भी और चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे सराउंडिंग की भी, अगर इन दोनों के चेंज का एडिशन मोर देन 0 आएगा यानी पॉजिटिव आएगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। कौन सी रिएक्शन अपने आप चलेगी ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दोनों निकाल के ऐड। एक सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब था मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, डिसऑर्डर। अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो उसमें डिसऑर्डर ज्यादा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, उसमें उतने ज्यादा तरीके के अरेंजमेंट्स होंगे तो दैट इज नोन एज एंट्रोपी, अरेंजमेंट को बताता है। चेंज इन एंट्रोपी क्या है कि शुरू में अरेंजमेंट कितने थे और बाद में अरेंजमेंट कितने थे। अगर हम कह रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम हो रहे हैं, वो ऑर्डरनेस की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स ऑर्डर्ड हो रहा है। अगर सिस्टम ऑर्डर्ड हो रहा होगा तो गारंटेड सराउंडिंग क्या हो रहा होगा, डिसऑर्डर। एक सिंपल सी भाषा में अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो सराउंडिंग उतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो जिस फोर्स से ये एक्सपैंड करना चाहता है अगर एग्जैक्ट उतना ही फोर्स अपोजिट भी लग रहा है तो काम नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सपैंड होने के। इसका मतलब जो भी एंट्रोपी पॉजिटिव में जा रही है वो ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए जो एंट्रोपी नेगेटिव, जिससे कि ओवरऑल सम काय में आए मोर देन 0 यानी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू से ज्यादा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी इस फॉर्मूले में 12th स्टैंडर्ड तक या कि सराउंडिंग का पता ही नहीं चलता था। सिस्टम का तो दिख रहा था एंट्रोपी बढ़ी या घटी, सराउंडिंग के लिए प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? और चलो सराउंडिंग का भी ये तो समझ में आ गया कम हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि सिस्टम से ज्यादा कम हुई या कम कम। तो इसलिए उन्होंने कहा एक और यूनिट बनाते हैं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, डायरेक्ट हमें पता लग जाए कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस विद यूज ऑफ ओनली सिस्टम। तो उन्होंने अगली हेडिंग का जो नाम बनाया है उसका नाम है गिब्स एनर्जी, जिसे इनिशियली गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते थे। तो अभी भी अगर आप फ्री एनर्जी को चल जाएगा, लेकिन अब वर्ड फ्री हटा दिया गया है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, अब गिब्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। हेडिंग डाल दीजिए गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ये, उससे आया। तो ये जो गिब्स एनर्जी है जिसे जी से डिनोट करते हैं, बेटा इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है पहले समझ लो बाद में लिखना, ठीक है बेटा। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक एंथैल्पी इन्वॉल्व। आपको अगर याद हो जहां मैंने हेडिंग पहले लिखाई होगी स्पॉन्टेनिटी की, वहां पहला कंसेप्ट लिखाया होगा एंथैल्पी कंसेप्ट, और वहां ये कहा होगा ये कंसेप्ट ज्यादा चला नहीं क्योंकि इन्होंने कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, एंडोथर्मिक नॉन, तो ये फेल हो गया था कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट पहला था बट ये फेल हो गया था। ये फ्री एनर्जी में इसको भी सोचा गया है। साथ में ये फ्री एनर्जी में एक और चीज रखी गई है which is termed as entropy। और यहाँ पे भी बेटा एंट्रोपी काहे की है, सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग की नहीं, किसकी है ये एंट्रोपी, सिस्टम। तो गिब्स फ्री एनर्जी में दो चीजें दी गई है, एक एंथैल्पी भी लिया गया है, एक एंट्रोपी भी लिया है, फिर टेंपरेचर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। और जब हम इसका चेंज निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस माइनस डेल्टा टी एच, ये तो आएगा। जब हम चेंज करेंगे तो दोनों टर्म्स में करते हैं, ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि एट कांस्टेंट टेंपरेचर बात कर रहे होंगे, इसलिए ये टर्म हट जाएगा और कितनी इक्वेशन बचेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस चीज को पहले समझना है, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। पहले एक जनरल भाषा में समझ लीजिए बच्चों, सपोज दैट आपने कोई एक छोटा मोटा बिजनेस लगाने की सोची, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए, बड़े अच्छे वर्ड है ना इंग्लिश के। तो हम स्टार्टअप करेंगे और फिर दो चार विजिबिलिटी स्टोरीज सुन लेंगे कि वो देखो 12th फेल था, 10th फेल था, वो ऐसे एग्जांपल ढूंढता आदमी, और वो देखो आज उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने ओयो होटल खोल दिया, उसने जोमेटो खोल दिया, उसने स्विगी, ठीक है। वो बात अलग है कि आप ओयो पूछते हो और बाद में खाली वेटर बन के रह जाते हो,
आप सोचते हो कि हम जोमेटो तक जाएंगे, बाद में उसके हॉकर बन के रह जाते हैं, वो अलग बात है, बट सोच तो अच्छी थी ना हमारी है। देखो कितने जोर से बोला, तो सोच अच्छी है मेरी। अब आपने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए बेटा, लिटिल बिट पॉकेट मनी से अपने, और फर्स्ट मंथ का खर्चा वर्चा शुरू कर दिया। कोई भी स्टार्टअप यानी कोई भी काम शुरू कर दिया, सपोज दैट कि आपने यहाँ लेट सपोज 20 आईआईटीएम्स को नौकरी पे रख लिया, 30 आईआईएम्स को नौकरी पे रख लिया, ठीक है, और 2-4 प्राइम मिनिस्टर भी रख लिए, पुराने फाइनेंस मैनेज करना हमारे, तो प्राइम मिनिस्टर भी आ जाओ, 1-2 और भी रख लिए, लेट सपोज ये पूरा जो मंथली का बजट है आपका या पहला महीने का बजट था, मान के चल रहे हैं लेट सपोज कोई 20 रुपए के आसपास खर्चा हो रहा, ठीक है, 20 रुपीज, अबे यार करोड़ लगा दे, ठीक है, 20,000 करोड़ या व्हाटएवर, एक एक्स वैल्यू का खर्चा है, इन सबकी तनख्वाह देनी है, व्हाटएवर, यहाँ तक क्लियर है। ये एक्स वैल्यू या 20 लाख करोड़ आपका पहले महीने का खर्चा। अब इन्होंने जो भी काम किया है उससे कुछ ना कुछ इनकम भी आई, ठीक है, वैल्यू थोड़ी इजी इसलिए लगती है जल्दी समझ में आ जाए, या तो आदमी पागल हो जाए, आदमी तो हार्ट अटैक आ जाए, यार ये इतना पैसा हो, बिजनेस ही कर रहे होते, ठीक है, इसलिए लेट एक मिनिमम वैल्यू ले ले रहे हैं, मान लो 5,000 रुपए का खर्चा आएगा, इज इट क्लियर? वैसे तुम्हारे लग रहे हैं मजे उधर वालों को आ रहे हैं, ठीक है, कुछ वो हो रहा है, फिलहाल 5,000 रुपए का खर्चा आया, लेट सपोज, ठीक है, इन सबकी तनख्वाह है, इनको इधर से उधर जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और ऑन ड्यूटी रखा है, कुछ खाना वाना भी खिलाना पड़ेगा, उतने पैसे लगेंगे, 5,000 रुपए खर्चा है। अब जो भी आपका प्रोडक्ट सेल हुआ उसके बाद कमाई एक है, लेट सपोज वो 6,000 रुपए आ, इज इट क्लियर? 5,000 रुपए आपने लगाए थे तो 6,000 रुपए आ, इज इट क्लियर? तो आपके पास नेट प्रॉफिट है या नहीं? नेट प्रॉफिट है, तो अगले महीने ये बिजनेस अपने आप चलेगा या बाहर से फिर उधार लेना पड़ेगा? अपने आप चलेगा, तो कितना पैसा बिजनेस में वापस चला जाएगा? कितना चला जाएगा बिजनेस में? अरे भाई जब चलाने के लिए एक महीने में इतना खर्चा है तो यही जाएगा ना, और कितना तुम्हारी जेब में चला जाएगा, तो वो 1000, 5,000 लगाए, 6,000 का ओवरऑल ग्रॉस इनकम हुई, 6 में से 5,000 तो अगली साइकिल या अगले मंथ के लिए चले गए, तुम्हें जो शुद्ध लाभ, शुद्ध नहीं समझते, शुद्ध लाभ जो तुम्हें मिला वो 1,000 रुपए का, इज इट क्लियर? और वो जो बाकी 5,000 थे वो कहाँ चले गए? एनी डाउट? अगर ऐसा काम होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चलती जाएगी, ये बिजनेस चलता है, इज इट क्लियर? बट बाई चांस लेट सपोज आपने 5,000 लगाए, ध्यान से बैठना, इज इट क्लियर? मंथ के बाद 1,000 रुपए आए होंगे, इज इट क्लियर? तो मंथ के बाद 1,000 रुपए आए और अगला महीना फिर तुम्हें चलाना है, कैसे चलेगा? अपने आप तो नहीं चलेगा, कहीं से फिर से पैसे लेके आओ, फिर 4,000 डालोगे, फिर वो तब कहीं जाके चलेगा अगला महीना, और फिर वही नुकसान होगा, क्योंकि वो तो है इसी लेवल पे, तो हर बार नुकसान होगा, तो हर एक महीने में जब तक पैसे डालते रहोगे काम चलता रहेगा, अदरवाइज काम चलना बंद, इसलिए दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है? और अगर तुमने 5,000 डाले और 5,000 का ही ओवरऑल इनकम आई, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बिजनेस रन करता रहेगा, ये पैसा दोबारा अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया क्या? ओके, ये प्लॉट के यहाँ ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें ये जो डेल्टा एच होता है ना, ये बेसिकली ग्रॉस इनकम होती है, कि ओवरऑल जो रिएक्शन हुई हीट निकली या हीट एब्जॉर्ब, इज इट क्लियर? तो ये डेल्टा एच एक तरीके से ग्रॉस इनकम है, और डेल्टा एच माइनस का मतलब, डेल्टा एच माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक, हीट निकले, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, और डेल्टा एच प्लस का मतलब हीट देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब, यहाँ तक समझ में आ गया? तीन टेम्परेचर जो हमारे हाथ में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराएं या हॉट कंडीशन में, हमारे हाथ में, ये हमारे। नेक्स्ट, व्हाट इज डेल्टा एस? चेंज इन एंट्रोपी, मतलब जो सिस्टम होगा उस सिस्टम में पार्टिकल को इधर से उधर जाने के लिए, पार्टिकल को एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी लगती है, और वो जो भी एनर्जी लगती है वो टी डेल्टा एस। ये बेसिकली क्या है? ये वही है, पहले महीने का इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है?
पहले महीने का इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है, ओवरऑल कमाई। समझ में आ रहा है? और अगर ये इसको ओवरकम कर जाएगी, समझ में आ रहा है, तो आंसर जो आएगा ओवरऑल नेगेटिव में दिखेगा। अगर ये इसे ओवरकम कर जाएगा तो ये रिएक्शन चलती रहेगी। मतलब क्या, फिर से सुनो, डेल्टा एच क्या था, ओवरऑल इनकम। टी डेल्टा एच क्या है, सिस्टम के इंटरनल खर्चे। तो अगर सिस्टम के इंटरनल खर्चे माइनस नहीं करोगे तो काम ही नहीं हो सकता। अगले साइकिल कैसे चलेगी, जितनी हीट बाहर निकल रही है सारी तुम्हें नहीं मिल जाएगी, उसमें से कुछ हीट वापस सिस्टम को चाहिए, तो वो सिस्टम के अंदर वापस चली जाएगी। इज इट क्लियर? और ये अंदर जाने के बाद भी अगर नेगेटिव में आंसर आए तो हम कहेंगे रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव का मतलब है यहाँ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलना, मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या मानी जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर ये प्लस में आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो आएगा तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काय में मानी जाएगी। वर्ड समझ में आया अभी तक थोड़े बहुत? अब इसके 4 केसेस समझ लो, बाद में लिखना। अभी कुछ नहीं लिखाऊंगा, एक साथ लिखाऊंगा 4 केसेस समझाने के बाद। देखिए बेटा, ये लिखा पूरे एग्जाम में, तो एक बार दोबारा कर लेना चाहे समझ लेना, तुरंत पूरा पूरा केस समझ में आ जाएगा। इसके 4 केसेस हैं। पहला, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बेटा एक्सोथर्मिक कहने का मतलब हीट लॉस बाहर आए और उसमें जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। एंट्रोपी यानी रेंडमनेस, यानी पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, एंट्रोपी बढ़, यहाँ तक क्लियर है? एक एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ फ्यूल, पेट्रोल है या कोई और फ्यूल है, आप उसे जलाओगे तो हीट निकलेगी, जलाओगे तो लिक्विड गैस में चेंज होगा, पार्टिकल दूर जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ तक समझ में आया? नाउ एक्सोथर्मिक की वैल्यू को मैंने -x मान लिया, ठीक है, इस वैल्यू को -x मान लिया और इस वैल्यू को +y माना है। प्लस क्यों, एंट्रोपी जब बढ़ती है तो साइन प्लस में आता है, जब घटती है तो माइनस। अब हमारी इक्वेशन ये थी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस टी डेल्टा एक्स। यहाँ इसकी जगह आ गया -x, इसकी जगह t इंटू, इसकी जगह y लिया था y, ब्रैकेट ओपन किया, -x माइनस टी वाई। टेम्परेचर चाहे तुम 0 रखो केल्विन में या कुछ भी रखो, आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस ही आएगा। और अगर ये माइनस ही आएगा तो ये रिएक्शन ऑलवेज पॉइंट। बोलो क्लियर है? क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है? आ सकता है कभी 0? नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी 0 तो आ ही नहीं सकता। जब 0 आ ही नहीं सकता तो ये रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। व्हाट इज द मीनिंग इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी? इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगा ही नहीं, सिर्फ कौन सा डायरेक्शन चलेगा, फॉरवर्ड। यानी कोई सिंपल एग्जांपल, पेट्रोल को कंबस्ट करो, CO2 वाटर बन जाएगी, CO2 वाटर लेके बैठ जाओ, पेट्रोल बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया? बड़ा सरल एग्जांपल, घर से 2000 रुपए की घड़ियां ले आना, कम से कम 10-12 हो, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, असली नोटों की, ठीक है, चिल्ड्रन बैंक वाली नहीं, ठीक, उसे पे मिट्टी का तेल डाल के जलाएंगे, जब वो पूरी जल जाएंगी, राख तुम्हें को दे देंगे नाम से, तो वहां पे CO2 वाटर से अगर तुम दोबारा अपने नोट बना लो तो रिवर्सिबल है, और नहीं बनेगी तो इरिवर्सिबल। तो फिलहाल ये कंबशन इरिवर्सिबल। बोलो ये क्लियर है? तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी हीट निकल रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है, तो वो रिएक्शन हर कंडीशन पे क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा। जब अपनी लैंग्वेज में चेंज करके देखो, यहाँ क्या आ रहा है, एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, ठीक है। अगर कोई भी काम ऐसा है जिसमें एनर्जी लॉस हो रही है और एंट्रोपी बढ़ रही हो, जनरल भाषा में एंट्रोपी हमारी आवारागर्दी, ठीक है, वो सारे काम स्पॉन्टेनियस। क्रिकेट खेलना अपने आप एनर्जी लॉस होती है, भागना दौड़ना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस है। चेस खेलना आदमी को नहीं आता, क्यों नहीं आता, बैठ के दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, तो आधे कहते हैं, मतलब कई बड़े पॉजिटिव होते हैं, तो चेस हम नहीं खेलते, हाँ दिमाग का खेल है, बोले ना मुझे चालसाजी नहीं करती मैं उस गंदी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, अब कोई ऐसा नहीं होता है,
तो वो एटीट्यूड बना लेते हैं, मतलब अपने आप को हाइड करने के लिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं, बट हकीकत क्या है, वहां पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एक जगह बैठ के खेलना पड़ रहा है, वो उनको बर्दाश्त ही नहीं है। पढ़ाई क्यों नहीं आती, पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आती, उसमें तो एक जगह बैठ के पढ़ना है, कंसंट्रेशन करके पढ़ना, हमारा कम होनी है, ये तो नेचर कह रहा हो ही नहीं सकता अपने आप हो जाए। भाई ये देखो ना, नेचर क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक और एनर्जी लॉस हो तो स्पॉन्टेनियस होगा, यानी है, और यहाँ तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी गेन हो रही है वहां बैठ के और एंट्रोपी कम हो रही है, तो हो ही नहीं सकता स्पॉन्टेनियस। इज दैट क्लियर? अब आप सोच के देखिएगा, मैक्सिमम केमिस्ट्री की रिएक्शन आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएंगी, ये स्पॉन्टेनियस है क्योंकि एक्सोथर्मिक एंड एनर्जी सॉरी एंट्रोपी इज इट क्लियर? जैसे अभी आप कोचिंग से बाहर नहीं, प्रैक्टिकली पूछ के देखिएगा, गारंटी दे रहा हूँ, सपोज ये सामने एक किराए पे तुम्हारा घर हो, लेट्स सपोज इतना पास, ठीक है, बट बाहर निकलते ही तुम्हें गांधी जी के दर्शन हो जाए, वो भी गुलाबी वाले 2000, इज इट क्लियर? तो भाई साहब एकदम सामने वाला घर होगा ना, तब भी नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी का लॉस कर लो, तो तुम्हें मालूम है ये किसी ना किसी का दुख रहा है, नाच बेटा पता नहीं कब आकर मांग ले, उससे पहले से निपटाई देते हैं, फिर पतासे वाले थोड़ी मांगने जाएगा, पिज्जा वाले थोड़ी मांगने जाएगा, सबसे पहले डोमिनोज के द्वार देखोगे, फिर कहोगे अरे हाँ यार KFC को भूल गया था अपने इलाके में, आज इनका यूज वही करें, ठीक है, इन्हें लेके वहीं पहुंच जाओगे, जब तक पूरा नोट बराबर नहीं हो जाएगा तब घर नहीं जाओ। अब अपोजिट केस देखो, जिस दिन तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, ठीक है, और तुम्हारे महानुभाव सो कॉल्ड मित्र तुम्हें पैसे दिखा दिखा के जा रहे हैं, भिखारी आना हो तो आ जाइए, नहीं तो दूर ही रहिए, खिलाएंगे नहीं, देखना हो तो आ जाइए, तो तुम वापस वहां भी नहीं जाना चाहते, अब क्या करोगे बेटा, चाहते ना चाहते हुए चुपचाप सीधे घर चले जाओगे, यानी एंट्रोपी क्या हो गई, बहुत लेस एंट्रोपी की तरह, एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, ऑर्डिनरी प्रोसेस में होगा, लेकिन जहां एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वही एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्लियर है? कौन से काम स्पॉन्टेनियस है? एनर्जी का लॉस और एंट्रोपी बढ़, इज इट क्लियर? अब सेकेंड केस, एनर्जी लॉस हो रही है लेकिन एंट्रोपी कम हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, पानी से जब बर्फ बनता है, सोचो क्या होता है, पानी से बर्फ बनता है तो एंट्रोपी कम हो गई, रैंडमनेस कम हो गई, एंट्रोपी कम, कॉमन सेंस है, बर्फ से पानी बनाने के लिए हीट करते हैं, तो पानी से बर्फ बनाने के लिए हीट बाहर निकालेंगे, प्रोसेस एक्टिव, यहाँ तक क्लियर है? सेम, अब की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये वाई हो गया हमारा, और मैंने यहाँ कहना था एंट्रोपी कम हो रही है, तो साइन बदल ही दिया था, वहां नहीं, ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, डन भाई, ये एक्सोथर्मिक है, माइनस एक्स ही रखा जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला का है, और टी माइनस वाई हो गया, ये ब्रैकेट ऊपर उठेगा, प्लस वाई हो गया। अब बच्चों अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, अब अगर आपको समझ में आ गया तो इस रिएक्शन की चाबी हमारे हाथ में है, हम चाहें तो स्पॉन्टेनियस करा लें, चाहें तो नॉन स्पॉन्टेनियस करा लें, ऐसे उसकी चाबी हमारे हाथ में आएगी है, टेम्परेचर, ये तो हमारे हाथ में है, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ये फैक्टर बढ़ जाएगा, और ये फैक्टर बढ़ जाएगा तो आंसर प्लस में आने लगेगा, इसीलिए पानी से बर्फ इन कंडीशंस में नहीं बनता, की वजह क्यों, क्योंकि वहां टेम्परेचर हाई, पहाड़ों पे पानी से बर्फ अपने आप बन रहा है, क्यों, वहां ये वाला फैक्टर कम डोमिनेट है, ये ज्यादा डोमिनेट, ये अगर इस पे डोमिनेट हो गया नेगेटिव हो गया, इसलिए ये वाला प्रोसेस वहां स्पॉन्टेनियस है, और जब दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, स्पॉन्टेनियस भी नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई तो ऐसा टेम्परेचर आएगा जब दोनों की वैल्यू बराबर होकर 0 आ जाए, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब ये दोनों एकदम बराबर होंगे, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, तो आपको मालूम है पानी से बर्फ बनना, बर्फ पानी बनना, रिवर्सिबल, समझ में आ रहा है? तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट बोर्ड ला के दिखाना, जला के दिखाएंगे हमें रिवर्सिबल, दूसरा वाला पानी से बर्फ हम बना के दिखाएंगे, यहाँ पे ये पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, रिवर्सिबल, कोई डाउट? पहले दोनों क्लियर है? अब बेटा अगला तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वेरी गुड, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाए, एंडोथर्मिक और पहले एंट्रोपी बढ़ रही हो,
जल्दी बताओ, एंडोथर्मिक एंट्रोपी बढ़ रही है, ये आ गया एंडोथर्मिक एंट्रोपी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये आया, समझ में आया। तो आपकी जब ये वाला टर्म ज्यादा होगा तो आंसर नेगेटिव आने लगेगा, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी आपकी कब स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ जाएगा, तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। जैसे वाटर से वेपर बनना, वाटर से वेपर बनना एक एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब होती है और वेपर्स की एंट्रोपी ज्यादा होती है। और आपको मालूम है ना वाटर से वेपर कब अपने आप बनती है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वाटर से वेपर अपने आप बढ़ती जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाते ही आंसर नेगेटिव आने लगेगा, तो वाटर से वेपर बनना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और उल्टा कि वेपर्स वाटर में चेंज हो जाए, या रिवर्स की बात करें टेम्परेचर कम कर दो, यानी ये दोनों तरफ चलेगा। इसलिए एक टेम्परेचर आएगा बॉइलिंग पॉइंट, वाटर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा वाटर और वेपर्स, यानी जिस टेम्परेचर में ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये वाली रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ रही है, तो अगर आपको पहला वाला कंसेप्ट मेरा याद है, पहला वाला कंसेप्ट क्या था, कब हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, एनर्जी लॉस और आवारागर्दी बढ़ रही है तब हमेशा स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे क्या कहा है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी गेन हो रही है, तो ये वाला फैक्टर सपोर्ट नहीं करता स्पॉन्टेनिटी, लेकिन एंट्रोपी बढ़ रही है ये फैक्टर सपोर्ट करता है, तो इस फैक्टर को और बढ़ाना है। इस फैक्टर को कौन बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, ये तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा, ये सपोर्ट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओ ये फैक्टर बढ़ जाएगा, स्पॉन्टेनियस। इज इट क्लियर? अगर एक्सोथर्मिक हो और एंट्रोपी बढ़ रही हो, तो एक्सोथर्मिक सपोर्ट कर रहा है एनर्जी लॉस को, एंट्रोपी बढ़ना भी सपोर्ट कर रहा है, कुछ टेम्परेचर हो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक हो एंट्रोपी कम हो रही, तो ये फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है एक्सोथर्मिक, यानी साइन माइनस में है, लेकिन एंट्रोपी कम हो रही है, ये फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसे कम करना है। इसे कम करने के लिए टेम्परेचर कम करेंगे, तो ये वाली रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जब एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी कम हो रही है, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी बढ़ रही है तो, एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, और अगर ये सपोर्ट कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाओ जिससे ये और बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का मल्टीपल। एंड लास्ट फैक्टर, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी कम भी हो रही है, वेरी गुड, दोनों ही फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी प्लस में आ गया है और ब्रैकेट खुलने के बाद ये भी प्लस में आ गया है, हमेशा आंसर प्लस में ही रहेगा, तो ऑलवेज नॉन। अगर CO2 वाटर लेके बैठे हैं उसमें पेट्रोल बना ले और उसके बाद भी चाह रहे हैं ऑटोमेटिक बनता रहे, बार बार बनता रहे, तो वो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि CO2 वाटर से पेट्रोल बनाना ये एक एंडोथर्मिक है, पेट्रोल से CO2 वाटर एक्सोथर्मिक है, तो CO2 वाटर से पेट्रोल एंडोथर्मिक है। CO2 वाटर बेसिकली गैस पार्टिकल दूर दूर है, से लिक्विड में चेंज करना, यानी एंट्रोपी आपको कम करनी है, यानी एंट्रोपी कम और एंडोथर्मिक करना ये अपने आप हो ही नहीं सकता। बोलो चारों फैक्टर क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? लिखना शुरू करें। हेडिंग का नाम है गिब्स एनर्जी। क्या होती है गिब्स एनर्जी, इसमें से आपको क्या समझ में आया, पहले बताओ ना, बाद में लिखना यार। बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब है जो डायरेक्ट एंथैल्पी दिख रही है वो सारी की सारी काम में नहीं आती, उस एंथैल्पी में से कुछ एनर्जी वापस सिस्टम में चली जाती है और जो बचती है आप उसी का यूज कर पाते हो। तो गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी is the energy which can be converted into useful work। मतलब सिस्टम में जितनी हीट निकल रही है आप सोचो उस सारी हीट से आप कोई वर्क कर लेंगे ना, उस हीट में से कुछ ना कुछ सिस्टम वापस एब्सॉर्ब करा लेगा और जो बचेगी बस उसी से वर्क हो सकता है, तो इट इज नोन एज द एनर्जी व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। देखिए, इट इज द अवेलेबल एनर्जी, इट इज द नेट अवेलेबल एनर्जी, it is the net available energy which can be converted into
which can be converted into useful work. It is the net available energy which can be converted into useful work. It is available energy which can be converted into useful work. लिखो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. माइनस डब्ल्यू क्यों? क्योंकि एनर्जी एवॉल्व होगी और वो जो एनर्जी बाहर आएगी उसको वर्क में करेंगे. ठीक है, इसलिए साइन उल्टा लिख रहे हैं. ठीक है, इट इज अवेलेबल एनर्जी व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क. ठीक, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. डन. अगला पॉइंट, इट इज फंक्शन ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. यानी ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक एंथैल्पी है और दूसरा एंट्रोपी है. इट इज फंक्शन ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एंथैल्पी पे और एंट्रोपी. G equals to H minus ES, delta G equals to delta H minus P delta S. आगे वाला लिखा ही नहीं मैंने, डेल्टा टी एच जो 0 हो जाएगा. G equals to delta G equal to delta H minus P delta S. ठीक है बेटा, डन, लिख लिया. या अब इसमें ये वाला जो डेल्टा एस है ये सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी है. यहाँ सराउंडिंग का चक्कर ही खत्म कर दिया हमने. तो ये वाला डेल्टा एस काय का ब्रैकेट में चाहे लिख लें, ये वाला इसके ब्रैकेट में मतलब यहीं पे बेटा डेल्टा एस के ब्रैकेट में सिस्टम. तो यहाँ सराउंडिंग का चक्कर ही नहीं है. आप खाली सिस्टम देख के बता सकते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस. तो यहाँ सराउंडिंग की एंट्रोपी हम नहीं देखते. आप देखो मैंने जितने भी एग्जाम्पल बोले उस सब में मैंने यही कहा पानी बर्फ में चेंज हुआ. तो पानी और बर्फ यानी इसी की एंट्रोपी की बात की. तो ये सिस्टम की ही बात की है, सराउंडिंग की नहीं. यहाँ सिर्फ सिस्टम है, सराउंडिंग नहीं. ठीक है, लेकिन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. अगर हम चाहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो बेटा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव. For spontaneous reaction delta T should be negative. बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है. अगला, if delta G equals to 0, अगर डेल्टा G 0 आएगा रिएक्शन will be in equilibrium. रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, नेट कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, रिएक्शन will be in equilibrium. और तीसरा अपने आप ही लिख लो, if delta G positive reaction will be non-spontaneous. If delta G positive, reaction will be non-spontaneous. ठीक है, रिएक्शन will be non-spontaneous. एक बार जो है ना साइंटिस्ट को डेल्टा जी पॉजिटिव मिला और रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस मिल गई. समझ में आया? यानी ये लॉ फेल होता हुआ लग रहा है. कैसा कि डेल्टा जी क्या आ गया प्लस और रिएक्शन कैसे दिख रही है? स्पॉन्टेनियस. ये वाला भी लॉ फेल हुआ, लेकिन उन्होंने इसको कवर अप कर दिया है दूसरे वर्ड्स में, कपलिंग रिएक्शन कहेंगे. सुन लो पहले उसे भी, फिर लिख लेंगे चारों के. कपलिंग रिएक्शन, कपल्ड रिएक्शन, व्हाटएवर. नाम से क्लियर हो गया होगा वैसे. ठीक है, एक्सप्लेन कर देते क्या है. साइंटिस्ट ने देखा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो पेड़ों में हो रही है. तो आपको मालूम है ना पेड़ क्या कर रहे हैं? CO2 वाटर लेके ग्लूकोज बना रहे हैं. सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप ही बन रहा है ग्लूकोज. तो ये तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. लेकिन अगर CO2 और वाटर मिक्स करके ग्लूकोज बना है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ग्लूकोज का कंबशन एक्सोथर्मिक था, तो ग्लूकोज बनना एंडोथर्मिक है. और साथ में भी CO2 गैस थी, मतलब पार्टिकल दूर थे, एंट्रोपी ज्यादा थी. और बाद में ग्लूकोज बना तो एंट्रोपी कम हो गई. तो यार ये तो वही हो गया, एंट्रोपी कम हो रही और एंथैल्पी भी पॉजिटिव है. यानी दोनों उल्टे प्रोसेस हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन ये क्या निकल गई? स्पॉन्टेनियस. तो उन्होंने इसके लिए एग्जांपल दे दिया कपल्ड रिएक्शन. इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? एग्जांपल बेटा, ये सपोज कोई प्राणी सिंपल था. ठीक है, एक सिंपल सी महिला है और इसका हमने देखा कि मंथली कितना खर्चा, सिंपल ऑर्डिनरी खर्चा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या पार्लर पे कितना खर्चा आ रहा है ये देखो.
तो ये जो महिला है ज्यादा ये 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं मंथली, ठीक है। इन्होंने वो जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है चेन में वो दिए ज्वाइन कर रहा है, ये 5 लाख रुपए खर्च कर रही है वॉट एवर ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। बेसिकली मतलब आजकल काफी चल रहा है एलोवेरा प्रोडक्ट और ये वो, ठीक है। एक आगे अभी एक्सप्लेन करने लगे। फिलहाल ये क्लियर है, इतना खर्च कर अच्छी बात है। फिर जब देखा इतना खर्च कर रही है इंप्रेसिव बात है, देखे कमाती कितना है, इनकम भी तो देखनी पड़ेगी। अब हमने देखा हमें इनकी इनकम कितनी है, जब इनकी इनकम देखी तो इनकी इनकम देखी नील सन्नाटा देखा जे इनकम तो कर ही नहीं, कमाई तो कर ही नहीं रही, तो लॉ तो ये कह रहा है कि ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। और हर महीने ये 5 लाख खर्च करें आराम से, यानी स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम। फिर कहा रिसर्च करो भाई कैसे हो गया ये, हाउ कैन इट पॉसिबल। तब देखा यहाँ एक और प्राणी है जिसका हंसना एकदम बंद है हस्बैंड, ठीक है। तो हंसना है ही नहीं इसलिए हस्बैंड है, हंसना बंद था वर्ड, बाद में का बुरा लगता है ये कहते हुए इसका हंसना बंद है, तो हस्बैंड कह देते मिला के, ठीक है। तो यहाँ हस्बैंड था। अब देखा भाई तेरी कितनी इनकम है, ये अलग रिएक्शन, मतलब ये दिन भर काम ये वो मेहनत कर रहा है कहीं तब कमा के ला रहा है, ये बेचारा 5,20,000 रुपए मंथली कमाता है। समझ में आया, क्लियर है। तब ये सस्टेन कर रहे हैं, कपल चल रहा है। बाई चांस ये 4,80,000 कमा रहा होता तो इट इज द कॉमन सेंस कि कहीं और कपल होता, यहाँ कपल नहीं होता, ठीक है। ये कपल तब तक ही है जब तक इनके 5 लाख के खर्चे हैं और तुम्हारी कमाई 5 लाख से ज्यादा है। भले तुम 5 लाख 10 रुपए कमाओ, 10 रुपए में जैसे मैं घर चलाओ मतलब नहीं 5 लाख इधर। इज इट क्लियर। तो गेटिंग द पॉइंट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, कपल रिएक्शन समझ में आ गई। अभी भी नहीं समझ में आई तो फिर देख लेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से। इन्होंने कहा ग्लूकोज बनने वाली जो रिएक्शन है CO2 और वाटर से C6H12O6O2, ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक है और इस रिएक्शन का डेल्टा S भी कम हो रहा, इस रिएक्शन का डेल्टा G पॉजिटिव है, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। बोले क्यों, बोले यहाँ बहुत सारी और रिएक्शन चल रही है जिनका इनके साथ जो पैरेलल दूसरी रिएक्शन चल रही है उनका डेल्टा G क्या है, नेगेटिव, और वो इस पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव। इज इट क्लियर। इसलिए वो नेगेटिव इन चीजों को क्या कर ले रहा है, ओवरकम, और वो नेगेटिव करवाने में मेन रोल सनलाइट का और क्लोरोफिल का, मतलब वो जो बाकी रिएक्शन चल रही है वो सनलाइट की वजह से चल रही है। अगर सनलाइट का रोल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के करा के दिखाओ। इज इट क्लियर। तो वो इस रिएक्शन को जो चला रहे हैं वहां कई रिएक्शन और चल रही हैं जिनका डेल्टा G नेगेटिव था और इसको क्या कर रहा था वो ओवरकम। बोलो क्लियर है। coupled reaction, what are coupled reaction? Some reaction in which delta G is positive yet they are spontaneous, it is due to presence of some other reaction which have more delta G negative than their positive value and taking place simultaneously। उसी समय वहां कोई और रिएक्शन भी चल रही होती है जिसका डेल्टा G नेगेटिव में होता है और इसके प्लस से ज्यादा नेगेटिव होता है, तो अभी ये रिएक्शन क्या हो जाती है। बोलो क्लियर है। चारों केस लिख लोगे, 4 केस क्लियर है। कौन कौन से थे 4 केस, कौन से थे। आएगा बैच तो पिछला वाला बैच मैथ्स का आएगा, ये अप्लाइड वाला तो एक सुनने को तैयार नहीं भाई, क्या पढ़ना है। कॉमर्स और साइंस में बेसिक अंतर तो नहीं, ठीक है। साइंस इज वेरी डिसिप्लिन ब्रांच। अभी भी एक आज मेरे जानने वाले थे, मैं जब गया हाई पोस्ट पे हमसे, तो सीनियर है, दैट मींस उनका बेटा कह रहा मुझे IIT नहीं करना, ठीक है, मुझे लॉ करना है या व्हाटएवर XY फील्ड में जाना, IIT नहीं करना। मैं भाई IIT का क्या समझते क्या हो, सीधा कहो मुझे होगी नहीं पहली बार, मुझे करनी नहीं तो क्या मतलब होता है।
बोले नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इंजीनियर बनने में। मैंने कितने का IIT करके इंजीनियर ही बनते, IAS भी बनते, बाकी चीजें भी होती है बेसिकली। मतलब वो है ना कि लोग बहाने ढूंढ लेते हैं। मेन पॉइंट है जैसे अगर हम जिम जाते हैं तो जरूर थोड़ी बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, फिट रखने के लिए तो जा सकते। सेम IIT है, मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए ना एक हायर लेवल का प्रेशर मेंटल झेलना पड़ता है, हायर लेवल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हायर लेवल की अप्रोचेस, इंटर रिलेशन ढूंढना। अच्छा ये वहां पढ़ा था यहाँ पढ़ा था, वो क्या ब्रेन जिम है और क्या। IIT के क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपके माइंड का हॉरिजॉन बढ़ाता है, माइंड के न्यूरॉन्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, डेवलप करता है। और यही अगर आपकी समय 11th-12th लेवल पे स्पेशली अगर आप कॉमर्स या कोई अच्छी फील्ड ऐसी हल्की फुल्की ले लें जिसमें मेहनत ना करनी हो, जिसमें आप रिलैक्स ज्यादा रहें, घूमे ज्यादा, होगा कुछ नहीं। मतलब आपका ब्रेन उतना ज्यादा पावरफुल डेवलप नहीं होगा जितना जो IIT या जो इंजीनियरिंग या जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं ना, तो उनके न्यूरॉन्स जितने डेवलप हो जाते हैं। फिर पता है ये क्यों IAS ज्यादा बनते हैं IITians वाले, क्योंकि इनको बेसिक कंसेप्ट हर तरीके की है। इनकी 4 साल में ऐसी आदत पड़ चुकी होती है इतने टफ लेवल तक जाके मशीन्स और इन सबको झेल झेल के कि वो कहते हैं ठीक है भैया क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, उसमें कोई कंसेप्ट है, बोले ना रटना है, बोले ला पूरी किताब दे दो, बोले नहीं 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी है, बोले बस 6 किताबें हैं दे दो पढ़ लेंगे। और क्या है, बोले हिस्ट्री है 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, बोले पढ़ लेंगे, बोले कल दे देना ज्योग्राफी सिविक्स जो बचे हुए वो कल दे देना। तो सारे सब्जेक्ट इजीली झेल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन होता है कि किस चीज को मुझे रटना है, किसको समझना है, किसके कंसेप्ट बनाने और किस में क्वेश्चन कैसे आए। उनका कंसेप्ट बदल जाता है, पढ़ने का विजन बदल जाता है। इज इट क्लियर? और जो बच्चे अभी बहुत हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हो सकता है कल को अच्छा भी कर जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स स्ट्रॉन्ग दिमाग लगा के चीजें समझ के ये ज्यादातर लीडर्स ही बनते, क्योंकि ये टैकल्स कर लेते सिचुएशन को, ये अच्छे मैनेजमेंट लेवल पे चले जाते हैं। और फिर ये जो अभी हंस रहे हैं बाद में उनके नीचे रह के उन्हें गालियां दे देते हैं, करता कुछ नहीं है, सारे पैसे से मिल जाते हैं। देखो आता है 2 घंटे के लिए चला जाता है, उसको क्या मालूम 11th से रगड़ के बेचारा वहां तक पहुंचा है। तो ये जो आपकी मेहनत है ये पे करेगी, आपका ब्रेन डेवलप करेगी। और IIT की तैयारी को कोई बच्चे ये मत लेना कि IIT बनना है, तो सिर्फ मतलब ये अपने ब्रेन एक्सरसाइज कराइए, ब्रेन का जिम लेवल बढ़ाइए, फिर मेहनत करिए, ठीक है। बाकी नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है नहीं, एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज देयर, हमारे पास तो एक्सक्यूजेस का पूरा पूरा वो है ना। चलो कल सत्संग खत्म, कल आप ये लिख के लाएंगे।